हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई इन स्पिरिट्स। बीपीएससी का दिल देखो इस सीरीज में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के 64th बीपीएससी का जो क्वेश्चंस हैं उनको आज डिस्कस करेंगे। ये आपका क्लास 6 है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन, रेजिग्नेशन से सवाल है, हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? ऑप्शंस हैं आपके प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, लॉ मिनिस्टर, विधि मंत्री, अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी। अगर सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है ए, प्रेसिडेंट। जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देता है। तो यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं होता, यहाँ पे आपका काम शुरू होता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम आर्टिकल 124 की बात करें तो आर्टिकल 124 डील करता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। इसके क्या स्ट्रेंथ होंगे, मेंबर्स का, जजेस का अपॉइंटमेंट, टर्म, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल। इन सारी चीजों को आर्टिकल 124 में डील किया जाता है। और अगर प्रिसाइजली देखना है तो आर्टिकल 124 सब क्लॉज, आर्टिकल 124 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए, राइट? ओके, सो यस, तो ये आपने देख लिया कि 124 तो आपने देख लिया क्योंकि अपॉइंट, रिजिग्नेशन किसको दे सकता है। लेकिन आपका टास्क यहां से शुरू होता है। आपका टास्क है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड और हाई कोर्ट से रिलेटेड भी, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, आपको पता होना चाहिए हाई कोर्ट के जजेस भी रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को ही देते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारे प्रोविजंस यू शुड नो। मीन्स जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, ओथ कौन दिलाता है, इनका टर्म क्या होता है, टर्म ऑफ सर्विस क्या होता है, ये रिजाइन कैसे कर सकते हैं, रिमूवल का क्या प्रोसीजर है। एंड माइंड यू देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, जो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है, राइट? तो ये सारी चीजें, इम्पीचमेंट का प्रोसीजर, किस हाउस में बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है, कौन सी हाउस जो है वैसा इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी काम करती है, और कौन सा आपका जो, एक्सट्रीमली सॉरी, यस, कौन सी हाउस इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी की तरह काम करती है, कौन सी मेजोरिटी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपका टास्क है, पहला टास्क है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो दिस इज योर फर्स्ट टास्क। के चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन है आपके जगजीवन राम, काका साहेब कालेकर, बी डी शर्मा एंड बी आर अम्बेडकर। सॉरी, ये टाइपिंग एरर है, आप अवॉइड करेंगे, बी आर अम्बेडकर। सो सही जवाब है काका साहेब कालेकर। काका साहेब कालेकर जो थे वो फर्स्ट चेयरमैन थे बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के, या फिर पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। अब इसके पीछे का, यहां से आपका टास्क अब शुरू होता है। अगर इसके पीछे का कंसेप्ट देखें तो आर्टिकल 340 अगर आप पढ़ते हैं, आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे कमीशन किस लिए? बैकवर्ड क्लासेस के कंडीशन को इंक्वायर करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्रेसिडेंट जो है क्या करेंगे, कमीशन अपॉइंट करेंगे। तो इसी 300 आर्टिकल 340 के परसुएंस में जो अब तक 2 बार बैकवर्ड क्लासेस कमीशन यानी पिछड़ी जाति आयोग का गठन 2 बार हो चुका है। देखते हैं, पहली बार 1953 में प्रेसिडेंट ने फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कंस्टिट्यूट किया था, जिसके चेयरमैन थे काका कालेकर। ठीक है, इस कमेटी ने 1955 में रिपोर्ट दिया, बट इस रिपोर्ट पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। कट टू 1979,
उस समय के प्रेसिडेंट ने सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन एस्टैब्लिश किया, जिसके चेयरमैन थे मंडल, बीपी, इनका पूरा नाम बीपी मंडल, जिसको आप मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। मंडल कमीशन ने अपना रिपोर्ट 1980 में रिपोर्ट दिया। कट टू 1990, एक मिनट, 1990 1980 से 1990 तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार आई तब उन्होंने ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन दिया और इस मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया गया। सो ये है आपका, दिस इज हाउ यू नीड टू रिवाइज थ्रू पीवाईक्यू। जब मैं बार बार बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, तो मेरा कहीं ये मतलब नहीं होता है कि कहूँ कि ठीक है आप क्वेश्चन रट लीजिए। बिल्कुल क्वेश्चंस रटे होने चाहिए, क्वेश्चंस एज सच रिपीट होते हैं, बट जब आपने देखा कि बैकवर्ड क्लासेस कमीशन आपके क्वेश्चन में अपीयर हुआ है, तभी आपको पता लग जाना चाहिए कि ओके बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, ये तो एक इसका सब सब कंपोनेंट है। मुझे इस बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, सारी चीजें तैयार करनी है और उम्मीद करती हूं कि ये इस टॉपिक से आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देख लेंगे ये फंडामेंटल फैक्ट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the chairman of the State Public Service Commission is appointed by, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शंस है चेयरमैन यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, गवर्नर राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री। इसका सही जवाब है सी, इसका सही जवाब है बी, भारत के राष्ट्रपति। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इसका सही जवाब है सी, राज्य के राज्यपाल। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यस, जो राज्य लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति जो होती है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, बट इनका जो रिमूवल होता है, अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, राज्य के राज्यपाल करते हैं, लेकिन रिमूवल यानी इनको जब पद से हटाया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। तो देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा, एक फंडामेंटल प्रोविजंस देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने चीजों को कैटेगराइज नहीं किया है कि हाँ यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, नो। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की है। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की है। आर्टिकल 313 से 323 तक, पार्ट 17 आर्टिकल 313 से 323 पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है। आपको एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए आर्टिकल्स का, पार्ट्स का, सो दैट अगर जो क्वेश्चंस आते हैं आर्टिकल से रिलेटेड, आप एटलीस्ट रिलेटिव नॉलेज के बेसिस पर भी सही आंसर तक पहुंच पाए। ठीक है, तो हम देखते हैं आर्टिकल 316, अगर प्रिसाइसली बात करें तो आर्टिकल 316 ये बात करता है अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स। सो अगर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका सवाल पूछा गया है। अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो इनका जो अपॉइंटमेंट है, मेंबर्स या फिर चेयरपर्सन, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, यूनियन या फिर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में। और जब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होता है दोनों मेंबर्स एंड चेयरमैन का, यानी बाकी जो मेंबर और अध्यक्ष है उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, गवर्नर करते हैं। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां पे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, जहां पे दो से अधिक स्टेट्स मिलकर रिक्वेस्ट करती है गवर्नमेंट को टू कंस्टिट्यूट कि भाई ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कंस्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, अब रिमूवल की, इनके टर्म ऑफ सर्विस की बात कर ले।
टर्म ऑफ सर्विस की बात कर ले तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, इन केस ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हमारे पास जो टर्म ऑफ सर्विस है वो 6 ईयर और 65 ईयर्स है फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग. ज्वाइंट पब्लिक सर्विस एक्सट्रीमली सॉरी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो टर्म है वो 6 ईयर और 62 ईयर्स है, विच एवर इज अर्लीस्ट. ठीक है. रिमूवल की बात करें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में आपका जो रिमूवल है वो प्रेसिडेंट करते हैं, मेंबर्स और चेयरमैन दोनों की. एंड इन द सेम वे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आप याद रखेंगे अपॉइंटमेंट तो गवर्नर करते हैं बट रिमूवल प्रेसिडेंट ही करते हैं. ये आपको पता होना चाहिए. दिस इज द फंडामेंटल थिंग. इसके बियॉन्ड आप जाकर देखिए कि मेंबर्स कितने हो सकते हैं, आपका टास्क क्या है, इसके अलावा टास्क ऑफ द डे मेंबर्स कितने हो सकते हैं. देखिए क्या क्राइटेरियाज कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई स्पेसिफाई किया है इनके क्वालिफिकेशन का, राइट, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया. इसके अलावा किन क्या ग्राउंड्स है इनके रिमूवल का, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं. ये सारी चीजें आपका टास्क है कि आज पब्लिक सर्विस कमीशन बोथ यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी, इसके आर्टिकल्स हमने देख लिया, पार्ट देख लिया, बट ये ब्रीफ प्रोविजन हमने देख लिया. ये आपका टास्क है, दिस विल डू. सो अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन. किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, गवर्नर के द्वारा नियुक्त किया जाता है. यही अगर संघ लोक सेवा आयोग होता तो प्रेसिडेंट के द्वारा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू बी चोजन एज अ मेंबर ऑफ लोक सभा ए पर्सन मस्ट नॉट बी लेस देन द एज ऑफ. लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए. ऑप्शंस है 18 साल, 21 साल, 25 साल, 30 साल. सही जवाब है 25 ईयर्स. अगर आप लोकसभा का सदस्य चुने जाने की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो आपको मिनिमम 25 ईयर्स का होना चाहिए. देखिए ये तो यहां से अगेन हमने फैक्ट देख लिया. इसका अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देखें, आर्टिकल 84 देखिए. आर्टिकल 84 अगर ज्यादा प्रिसाइज हम देखें तो आर्टिकल 84 क्लॉज बी, आर्टिकल 84 क्लॉज बी. सो आर्टिकल 84 क्लॉज बी में साफ साफ दिया गया है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा के मेंबरशिप के लिए आपको 30 इयर्स का होना चाहिए मिनिमम. एंड लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा के लिए आपके पास 25 इयर्स मिनिमम ये एज होना चाहिए. माय डियर फ्रेंड्स, ये वन ऑफ द क्राइटेरियाज है. अगर आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द क्राइटेरियाज है. इट इज नॉट द ऑल ऑफ द क्राइटेरियाज. ठीक है. अगर आप आर्टिकल 84 पढ़ें, अगर आप आर्टिकल 84 पढ़े तो इसमें 3 क्राइटेरियाज दिए गए हैं. आपका टास्क क्या हो गया, एक क्राइटेरिया हमने देख लिया. आपका टास्क है, आप भी वीडियो पॉज करेंगे. आपको बोला गया था कि आप अपने ऐप मोबाइल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ऐप इंस्टॉल किए होंगे. आप जाइए वीडियो पॉज करके आर्टिकल 84 के तीनों जो क्लॉजेज हैं उनको पढ़िए और उनको बुकमार्क करिए. ऐसे कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट यू नीड टू नो. और अगर एक ही आर्टिकल को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे काफी लंबा हो जाएगा. ठीक है. इन द सेम वे आर्टिकल, अगर स्टेट्स की बात करें तो आर्टिकल 173 में अगर आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसके अगेन 3 क्राइटेरियाज दिए गए हैं. आप उनमें से एक क्राइटेरिया है एज वाला कि आपको 25 इयर्स विधानसभा के लिए और 30 इयर्स विधान परिषद के लिए होना चाहिए. आपका टास्क है आर्टिकल 84 और 173 को पढ़ना. ठीक है. 21 इयर्स आपका ये पंचायत के लिए है, 18 इयर्स आपका वोटिंग एज है, 61st अमेंडमेंट से इसको रिड्यूस किया गया था. ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाई.
किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको पता हो गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और ये प्रेसिडेंट का कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन गवर्नर का जो ओथ होता है यानी शपथ जो है उस राज्य के चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट वो दिलाते हैं। याद रखेंगे, अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, बट अगर शपथ की बात आती है, ओथ की बात आती है, तो द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के, उसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनको शपथ दिलाया जाता है। ये तो बात हो गई। आपका काम क्या है? आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर कितने टर्म के लिए अपॉइंट होता है, कंडीशंस क्या क्या है गवर्नर के, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या क्राइटेरिया दिए हैं। देखिए, दो कॉन्स्टिट्यूशन के क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है कि एज जो है 35 ईयर्स का होना चाहिए और ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने दो ही बात बोली कि भाई वो भारत का नागरिक हो और 35 ईयर मिनिमम उनकी एज हो तो वो एलिजिबल है। फिर ये सफिशिएंट नहीं लगा तो ओवर द टाइम, जस्ट अ मिनट, यस, सफिशिएंट नहीं लगा तो हमने ओवर द टाइम कुछ कन्वेंशंस बना लिए, कन्वेंशंस। ठीक है, पहला तो ये था कि गवर्नर जो है आउटसाइडर होने चाहिए, मतलब जिस राज्य का गवर्नर नियुक्त किया जा रहा है वो वहां के ना हो, किसी बाहरी हो। और दूसरा कि अपॉइंटमेंट से पहले जिस राज्य के लिए गवर्नर नियुक्त किया जा रहा है उस राज्य के चीफ मिनिस्टर से कंसल्टेशन किया जाए, यानी चीफ मिनिस्टर के साथ कंसल्टेशन विद चीफ मिनिस्टर। दो कंडीशंस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए कि 35 इयर्स एज एंड सिटीजन होना चाहिए, दो कन्वेंशंस है, आउटसाइडर एंड कंसल्टेशन विद सीएम। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, दिस इज ओनली कन्वेंशन, ये सहूलियत के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि टर्म 5 इयर्स के लिए तो होता है, लेकिन दिस इज सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट माने कि ये टर्म प्लेजर प्रेसिडेंट कभी भी, ये फिक्स टर्म नहीं है, ये कभी भी प्रेसिडेंट गवर्नर को उसके पोस्ट से रिमूव कर सकता है। एंड यू शुड नो कि इन दिस केस प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉन जस्टिसिएबल, राइट। सो ये सारी चीजें आपको गवर्नर के बारे में पता होनी चाहिए। सो दिस इज योर टास्क। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। इन विच आर्टिकल of the Constitution of India was the provision of reservation for scheduled caste? किसमें? लोकसभा में, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों का, आप ये ध्यान देंगे कहाँ पे लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शंस है आर्टिकल 330, 331, 332, 333। अगर सही जवाब देखें तो सही जवाब है आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 में लोकसभा में शेड्यूल्ड कास्ट के रिजर्वेशन का प्रोविजन है। बट माय डियर फ्रेंड्स, यहां से आपका टास्क शुरू होता है। अगर यही ऑप्शंस आपको दे दिया जाए और शेड्यूल्ड कास्ट के जगह पे शेड्यूल्ड ट्राइब दे दिया जाए कि संविधान के किस आर्टिकल में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन के, लोकसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब के रिजर्वेशंस की बात की गई है, तब भी आपका ऑप्शन 330 ही होगा। देखिए, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि देखिए सिर्फ पेरीफरी पर मत पढ़िए, जहां भी आपको बोला जा रहा है वही आर्टिकल्स आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं जो कि आपके क्वेश्चन में अपीयर हुए हैं। अगर इतना भी नहीं पढ़ेंगे आप तो क्या करेंगे? जरूरी नहीं है कि यही यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट में सिर्फ शेड्यूल्ड को भी नहीं चेंज करना है, कास्ट की जगह पे ट्राइब कर देना है, बट यू विल बी कंफ्यूज्ड, आप परप्लेक्स्ड हो जाएंगे एग्जाम हॉल में। तो इसलिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल बुनियादी आर्टिकल्स जानने चाहिए। आर्टिकल अगर हम बात करें तो आर्टिकल 330 जो है ये लोकसभा में शेड्यूल्ड क्लास कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स दोनों के लिए रिजर्वेशन की बात करता है। आप याद रखेंगे ये इन लोकसभा शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स दोनों की। अगर हम आर्टिकल 332 की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में शेड्यूल्ड कास्ट
एंड शेड्यूल ट्राइब्स दोनों के रिजर्वेशन की बात करता है। ठीक है, अब आर्टिकल 331 की बात करें तो आर्टिकल 331 जो है ये लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। टर्म्स में डिफरेंस देखिए, रिजर्वेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। और अगर आर्टिकल 333 देखें तो अगेन ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। आपका काम है वीडियो पॉज डिस्कशन देख लिया, आप जाइए वीडियो पॉज करके मोबाइल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ऐप खोलिए, इन चारों आर्टिकल्स को बुकमार्क करिए और एक बार पढ़िए। कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है इन आर्टिकल्स को समझना। वही आपको आर्टिकल्स डिस्कस किए जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके सवाल बार बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, वही आपको डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, फॉर योर कन्वीनियंस यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है वैसे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट इज, राष्ट्रपति जो है इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, संसद का हिस्सा नहीं होते हैं। इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, संसद का हिस्सा होता है राष्ट्रपति। इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड सिट्स इन पार्लियामेंट, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। कैन वोट इन द पार्लियामेंट, संसद में वोट दे सकता है। अगर आप पिछले क्लासेस से हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस, पार्लियामेंट बहुत एक इंपॉर्टेंट अरेना बन गया है, बीपीएससी अच्छे सवाल पूछ रही है। खैर इसका सही जवाब दे दें तो देखिए राष्ट्रपति जो है इन सब में जो गिवन ऑप्शन है उसमें सही जवाब मोस्ट अप्रोप्रिएट है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट संसद का हिस्सा होता है, ये तो नॉट ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये गलत हो गया। यहां भी अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट सिट्स इन पार्लियामेंट, नहीं, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में बैठता नहीं है, प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। बट क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या प्रेसिडेंट एज अ बीइंग अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट वोट दे सकता है, तो जी नहीं, प्रेसिडेंट वोट नहीं दे सकते, बट ही इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, सो आपका सही जवाब है बी। अगर आपको पता हो, आपने बेसिक्स पढ़े हो, तो पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर को देखें तो पार्लियामेंट के 3 कंस्टिट्यूएंट्स है, 3 कंस्टिट्यूएंट्स है। कौन कौन से? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, यू शुड नो दिस। सेकेंडली काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा, एंड थर्डली हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा। एंड माइंड यू कॉन्स्टिट्यूशन इन, इफ यू रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लोकसभा एंड राज्यसभा की बात नहीं कही गई है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल ही कहा गया है। तो ये बुनियादी बातें आपको पता होनी चाहिए पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट का आपका टास्क है यहाँ तो हमने डिस्कस कर दिया कि ओके, यहाँ हम जान लिए कि प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा आपका पार्ट है। आपका टास्क क्या है? आपको पता होना चाहिए राज्यसभा के कंस्टिट्यूएंट्स कितने होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, कितने इलेक्टेड, कितने नॉमिनेटेड, इलेक्शन कैसे होता है। सिमिलरली ये सारी चीजें, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पिछले 6-7 क्लासेस से आप देख रहे हो तो काफी मनी बिल, फिनांस बिल, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। तो पार्लियामेंट एज ए चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, so next question is कि which one of the following articles directs the state governments to organize the panchayats? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों का निर्देश देता है? जस्ट अ मिनट, एक्सक्यूज मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया है। ये डिस्कस हुआ था? यस हुआ था, ओके फाइन। चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जस्ट अ मिनट, एक्सक्यूज मी, हाँ ये हमारा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट्स टू ऑर्गेनाइज द पंचायत? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों का निर्देश देता है?
आर्टिकल 33, आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40, आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48, आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50। अगर सही जवाब आप सबको पता होगा आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद जो 40 है, ये सरकार को डायरेक्शंस देते हैं कि द स्टेट शैल अंडरटेक नेसेसरी स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, और साथ ही साथ उनको वैसे पावर्स एंड अथॉरिटी इंडो करेगी ताकि वो यूनिट्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एज अ यूनिट्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फंक्शन कर सके। सो आर्टिकल 40 सही जवाब है। अगर हम आर्टिकल 33 की बात करें, आर्टिकल 33 जो है फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में आता है, राइट। इसमें आर्टिकल 33 के अंदर जो है पार्लियामेंट के पास पावर है कि इस पार्लियामेंट जो है लॉ बना के जो ये पार्ट 3 है उसका एप्लीकेशन जो है मॉडिफाई कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है सर्टेन सेक्शन के लिए। जैसे कि जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस मिलिट्री के मेंबर्स होते हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। तो ये आर्टिकल 33 के अंदर उनका जेनेसिस है, राइट। अगर आर्टिकल 48 की बात करें, अनुच्छेद 48 की बात करें, तो ये एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है। ठीक है। और आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50 की बात करें तो ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात करता है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आप पढ़ लेंगे इसको। सो यहां तो ठीक है, हमने 4 आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए। यहां से आपका टास्क स्टार्ट होता है। सो व्हाट्स योर टास्क? आपका टास्क है जो डीपीएसपी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, शायद मैंने इनको ड्यूटीज कर दिया। ये डीपीएसपीज में जो डीपीएसपीज हैं आपके आर्टिकल 36 से 51 आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट ब्रीफ। जैसे मैंने 48 में पूरा आर्टिकल तो नहीं डिस्कस किया, पर मुझे कीवर्ड याद है क्योंकि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में ये डील करता है। तो डिफरेंट डीपीएसपीज एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बारे में बेसिक चीजें पता होना चाहिए, आर्टिकल कौन सा है और किस तरह नेचर, कौन कौन क्या नेचर है, डीपी गांधीयन प्रिंसिपल्स कौन से होगा, लिबरल इंटेलेक्चुअल कौन से होगा, ठीक है। जो नए अमेंडमेंट्स हुए हैं, जैसे जो 48 क्लॉज ए पढ़ेंगे आप, तो ये नए अमेंडमेंट से ऐड हुए, कौन कौन से अमेंडमेंट से कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली एटलीस्ट फंडामेंटल राइट्स के आपको पता होने चाहिए कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन कौन से हैं, उनका नेचर क्या है। ये एक टेबल बना लीजिए और अपने स्टडी हॉल के सामने स्टिक कर दीजिए। सो दिस इज योर टास्क फ्रॉम हियर कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी इतने अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बात फंडामेंटल राइट में की गई है, कौन सी नहीं की गई है, ठीक है। ये सारी चीजें यू शुड नो। और अगेन यहाँ से ड्यूटीज भी आप देखिए, फिलोसफी का कॉन्स्टिट्यूशन का ये फिलोसफिकल पार्ट है, तो बकायदे जब आप फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड डीपीएसपी इकट्ठे करेंगे, दिस इज योर टास्क। और ये रिवीजन करने के लिए बोला जा रहा है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट यू विल बी रीडिंग, ओके। So the next question is, in which one of the following years was the सरकारिया कमीशन submitted its report? देखिए आप पहले क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? ऑप्शन है 1983, 1984, 85, 87। अरे फ्रेंड्स, सही जवाब है 1987। सरकारिया कमीशन ये सेंटर स्टेट रिलेशंस यानी संघ और राज्य के रिलेशंस के लिए बनाया गया था, फेडरल रिलेशंस के लिए बनाया गया था। 1983 में इसको कंस्टिट्यूट किया गया था और इस कमीशन ने 1987 में अपना रिपोर्ट दिया था। और इसके चेयरमैन जो थे उनका नाम था राजिंदर सिंह सरकारिया, राजिंदर सिंह सरकारिया, इसलिए इसका नाम सरकारिया कमीशन पड़ा। ये तो हो गया आपको। अब देखिए, जो सेंटर स्टेट रिलेशंस में जो इंपॉर्टेंट कमिटीज या कमीशन, जैसे कि पूंची कमीशन हो गया है ना, पूंची कमीशन हो गया, राजा मन्नार कमेटी हो गई, ये सारे जो है
आप क्या करेंगे कि आपका टास्क है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस वाले चैप्टर में जाइए, पीछे में जो भी कमिटीज बनी है उनके एटलीस्ट किस ईयर वो फॉर्मेशन का ईयर एंड उनका जो रिपोर्ट सबमिशन का ईयर, ये आप नोट कर लीजिए। देखिए इसका नोट्स इतने से ज्यादा में नहीं बनेगा, 3-4 ही कमिटीज हैं। फॉर्मेशन का ईयर, रिपोर्ट सबमिशन का ईयर, ठीक है। बीपीएससी प्रीलिम्स में आपसे क्या रिकमेंड किया था ये नहीं पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है कि सरकारी या कमीशन किससे रिलेटेड था, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें आपको पता, एक बार ये कर लेंगे एक्सरसाइज तो क्रोनोलॉजी में आपके पास रहेगा कि ओके सबसे पहले ये कमेटी थी, फिर ये आई, फिर ये आई, और ये कब बना था, फॉर्मेशन का ईयर और रिपोर्ट सबमिशन का ईयर करेंगे आप, तो बाकी यहाँ से आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। सो दिस इज योर टास्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर वेयर द इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड, इन विच ईयर इंडियन स्टेट्स वेयर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस हैं 1957, 1951, 1956, 2000। ठीक है, अगर हम बात करें तो सही जवाब है 1956, 1956। देखते हैं इसके जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, उसके जेनेसिस को देखेंगे। देखिए बात ये उस समय की है जब हमें आजादी मिल चुकी थी और 1948 के अराउंड दो चीजें चल रही थी साथ में। एक तरफ देखिए 1948 का सीन है हमारे देश का, दो चीजें चल रही थी। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन का काम, जो फॉर्मेशन का काम जोरों शोरों से चल रहा था। और दूसरी तरफ इंटीग्रेशन। आपको पता हो कि जब देश आजाद हुआ था तो आज जैसा नक्शा है वैसा नहीं था, देश के छोटे छोटे टुकड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स बहुत सारे थे, और उनको भारत में मतलब उनका इंटीग्रेशन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो दो चीजें चल रही थी हमारे पास, एक तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन में लगी हुई थी। तो इन दोनों जब ये फंक्शन, ये दोनों जब काम एग्जीक्यूट हो रहे थे तो उस समय एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा था कि इनका जो स्टेट्स का और जो नए स्टेट्स फॉर्म हो रहे हैं इनका फॉर्मेशन हम लैंग्वेज के बेसिस पे करें। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इस पे काफी बहस हो रही थी, बहुत सारे प्रोपोनेंट्स थे इसके, और जो नए स्टेट्स इंटीग्रेशन हो रहा था उन पे भी डिमांड आ रही थी कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स का फॉर्मेशन हो। तो इन चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए पहला लिंग्विस्टिक 1948 में, जून 1948 में चलते हैं प्रिसाइजली, पहला लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, इसको धार कमीशन भी कहते हैं, धार कमीशन भी कहते हैं। सो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन फर्स्ट ये कंस्टिट्यूट किया गया था जून 1948 में, और इन्होंने अपने रिकमेंडेशंस दी और साफ साफ कहा कि नहीं, लैंग्वेज शुड नॉट बी द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। लैंग्वेज के लिए उन्होंने नो बोल दिया। इन्होंने बोला कि देखिए रीऑर्गेनाइजेशन जो है, पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेनियंस यानी शासन की सुगमता के लिए ही होना चाहिए, ना कि लैंग्वेज एज ए बेसिस हम राज्यों का पुनर्गठन कर दें। तो देखिए इसके जब धार कमीशन की रिपोर्ट आई तो पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड। फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको फिर से एक नई कमेटी बनानी पड़ी। तो कट टू दिसंबर 1948, दिसंबर 1948 में बनती है जो कमेटी बनी उसको लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी बोला गया। ठीक है, यहाँ पे कमीशन था और यहाँ पे कमेटी, और इसको JVP कमेटी भी बोला जाता है। ठीक है, JVP कमेटी यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पताबी सीतारमैया, इन्होंने भी बोला कि नहीं, द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन शुड ओनली बी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ना कि हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे अगर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर देंगे तो इंडिया के इतने हजारों भाषाएं हैं
इतने टुकड़े हो जाएंगे कि हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात सेटल हो गया, बट बात यहाँ पे ऊपर ऊपर सतही तौर पे सेटल हुई थी। कट टू अक्टूबर 1953। इसके बाद अक्टूबर 1953 में आते हैं फ्रेंड्स। कुछ ऐसे कुछ ऐसे सिचुएशंस अराइज हो गए कि अक्टूबर 1953 में आंध्रा को फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना पड़ा। मतलब पहला राज्य जिसको लैंग्वेज के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, इसको करना पड़ा। यूं हुआ कि कुछ ऐसे पॉलिटिकल सिचुएशंस बने कि वहां के डिमांड काफी बढ़ रही थी कि लैंग्वेज के बेसिस पे हमें अलग कीजिए, और वहां के जो लोकल लीडर थे पोटिश्री रामुल्लू, उन्होंने 56 डेज तक फास्ट अन टू डेथ किया, और उनके डेथ के बाद सिचुएशन काफी खराब हो गई थी, और फिर ये बनाना पड़ा, आंध्रा को फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना पड़ा। बट एक बार जब ये एक्शन हो गया, तब चारों तरफ से डिमांड आने लगी, और फिर सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ा, और इन्होंने अक्टूबर 1953 के बाद से सीधे चलते हैं दिसंबर 1953, और यहाँ पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, सरकार ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन किया, जिसका नाम फजल अली कमीशन भी है, क्योंकि फजल अली इसके चेयरमैन थे। अगर बाकी मेंबर्स की बात करें तो के एम पानीकर एंड एच एन कुंजरू इसके मेंबर थे। ये नाम आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के तौर पे सुना होगा। तो थ्री मेंबर्स कमीशन थी, फजल अली कमीशन, एच एन कुंजरू एंड के एम पानीकर। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सरकार को बनाना पड़ा दिसंबर 1953 में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने 1955 में अपना रिपोर्ट सौंपा, और इन्होंने कहा कि ठीक है, ये रिजिडिटी नहीं चलेगी, आप लैंग्वेज को एज वन ऑफ द बेसिस रखिए रीऑर्गेनाइजेशन का। लैंग्वेज शुड नॉट बी द ओनली बेसिस। ये लैंग्वेज जो है, भाषा सिर्फ और सिर्फ इकलौता बेसिस ना हो, बट ये एक बेसिस तो हो सकता है रीऑर्गेनाइजेशन का। और यहां से फिर 1955 में इन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया, लैंग्वेज एज ए बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। 1956 में सरकार जो है, तब की सरकार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आती है, एंड सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है, और यहां से हमारा फिर स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन का सिलसिला चल पड़ता है। तो आपका जो सही जवाब है वो 1956 है। 1956 में स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था लैंग्वेज के बेसिस पे। सो होपफुली सिर्फ इस क्वेश्चन का नहीं, बल्कि जो पूरा हिस्ट्री है लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन का, वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड है। इन विच ईयर डिड द स्टेट झारखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस? किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? 1998, 1999, 2000, 2001। फ्रेंड्स 2000 में 15 नवंबर 2000 में झारखंड स्टैब्लिश हुआ था, और एज ए 29th स्टेट ये स्टैब्लिश हुआ था। तो देखिए, ये तो बड़ा पेरीफेरी का क्वेश्चन है, बट इसके पीछे जो रूट्स हैं, इस क्वेश्चन के बेस है, जो रूट है वो क्या है? लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। तो पिछले स्लाइड में हमने लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन पूरा कर लिया है। आपका टास्क है आर्टिकल 3 यानी पार्लियामेंट का क्या पावर्स है किसी नए राज्य को। जैसे जब झारखंड नया राज्य बना, पार्लियामेंट का क्या पावर्स है, स्टेट के क्या पावर्स है। तो ये सारी चीजें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 3 में है, और आपको बकायदे इसको समझना है, याद रखना है। दिस इज योर टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन लेड डाउन? निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ऑप्शन है आर्टिकल 280, 269, 268, 265। सही जवाब है आर्टिकल 280, और इसको कई बार हमने डिस्कस किया है पिछले कई क्लासेस में।
280 के अंदर फिनांस कमीशन का कंस्टिट्यूशन किया जाता है। फिनांस कमीशन एक क्वासाई जुडिशियल बॉडी है। प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूट करते हैं इधर ऑन 5 इयर्स, और जब भी उनको लगे कि भाई जरूरत है तो आपका टास्क है फिनांस कमीशन को बकायदे बहुत अच्छे से होलिस्टिकली, मेंबर्स कितने होते हैं, कंपोजिशन बताया था 1+4 होते हैं, क्राइटेरियाज क्या है मेंबर्स के, क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ दिया है या फिर कन्वेंशन है, ठीक है, इस फिनांस कमीशन का काम क्या होता है, ये सारी चीजें आपका टास्क है फिनांस कमीशन को होलिस्टिकली तैयार करना कि भाई कुछ भी आए तो छूटे नहीं। अब बाकी आर्टिकल्स 265 की बात कर ले तो आर्टिकल 265 कहता है कि भाई कोई भी टैक्स सरकार को अगर लगानी है तो उसको पार्लियामेंट की परमिशन लेनी होगी, यानी नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड, एक्सेप्ट होगा, यहाँ पे ये टाइपिंग एरर है, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, बिना पार्लियामेंट्री सैंक्शन के, यानी पार्लियामेंट में कानून जब तक पास नहीं होगा तब तक कोई भी टैक्स आप पे लगाया नहीं जा सकता, आपसे सरकार कोई टैक्स वसूल नहीं सकती है। आर्टिकल 268 की बात करें तो ये उन ड्यूटीज की बात करता है जो लगाता तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। देखिए, ड्यूटीज लेवीड बाय यूनियन गवर्नमेंट, यानी टैक्सेस लगाए, ड्यूटीज किसने लगाए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन उसका कलेक्शन, उसको कलेक्ट करना और अप्रोप्रिएट करना, पैसा टैक्स लगाएगी सरकार, केंद्र सरकार, लेकिन उसको कलेक्ट करके और खर्च कर करेगी स्टेट्स करेंगे। आर्टिकल 268 में डिस्कस किया गया है। और अगर आर्टिकल 269 की बात करें तो वैसे टैक्सेस की बात की गई है जो लेवीड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, ये ऐसे टैक्सेस हैं जो लगाया भी जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा और कलेक्ट भी किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन फिर ये स्टेट्स को दे दिया जाता है कि ले पैसे ले लो और जाओ जी लो अपनी जिंदगी। ओके, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको आर्टिकल 265 पता होना चाहिए कि कोई भी जो टैक्स लगाना ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बेसिस पे नहीं हो सकता है, इसके पीछे पार्लियामेंट का सैंक्शन होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय, अपॉइंटमेंट से बहुत सवाल आए हैं आज। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन है लॉ मिनिस्टर, विधि मंत्री, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो अटॉर्नी जनरल हैं भारत के महान्यायवादी, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अगर आप आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो आर्टिकल 76 के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री भी कहा गया है। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। अगर टर्म बोले तो कोई टर्म फिक्स नहीं है, इनका टर्म जो हो ही होल्ड्स ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे इनका टर्म होता है। जैसे ही राष्ट्रपति को जब भी मन किया बोलेंगे कि ठीक है अब आपकी जो है सेवा समाप्त की जाती है। जनरली कन्वेंशन ये है कि जब भी सेंटर में सरकार बदलती है, सेंटर में गवर्नमेंट बदलती है यानी सरकार बदलती है, तो राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी को बोलते हैं कि थैंक यू सो मच। नई सरकार आती है वो उस हिसाब से, हाँ वो उस हिसाब से जो प्रेसिडेंट को सजेस्ट करती है, और जनरली नई सरकार के साथ नए अटॉर्नी जनरल यानी नए न्यायवादी, महान्यायवादी का अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो इससे आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि ये जो प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करते हैं महान्यायवादी को, लेकिन इनका जो ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रिप्शन नहीं है, दिस इज एक्सरसाइज्ड बाय ऑन द एड ऑफ एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। आप ये देख लेंगे। इसके अलावा यस अटॉर्नी जनरल के जो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त करने लायक इसके पास क्वालिफिकेशन होने चाहिए, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसके अगर प्रिविलेजेस की बात करें तो ये पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, कमिटीज में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, बट ये वोट नहीं दे सकता। यू शुड नो दिस। मेंबर्स को जो भी प्रिविलेजेस अंडर आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो भी प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं, वो सारे प्रिविलेजेस अटॉर्नी जनरल के लिए अवेलेबल हैं, बट ही कैन नॉट वोट। तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे। और हाँ, बाकी सुप्रीम कोर्ट ही हैज राइट ऑफ अथॉरिटी, मतलब वो राइट ऑफ हियरिंग, वो देश के किसी भी कोर्ट में जाकर के अपील दे सकता है और कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता। ये बाकी बुनियादी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपकी डिस्कस हो गई है। ये टास्क है आपका। देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बहुत बार अपीयर होता है और
सवाल में अब तक के क्लासेस में अगर आपने फॉलो किए होंगे तो। और आपका टास्क है कि यहाँ तो रिवाइज हो ही गया, बट एक बार जाइए आर्टिकल 76 एंड अटॉर्नी जनरल इंडिया को बकायदे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। और यस, सो यहाँ पे हमारा ये क्लास होता है समाप्त। और नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी ही पॉलिटी, अब तो 64th पे आ गए, जल्दी ही ये खत्म होने वाली है पॉलिटी। उम्मीद करती हूँ ये सीरीज आपको हेल्प कर रही होगी। जो भी देखेंगे, आई एम डेफिनेटली, बहुत मेहनत लगता है इसके अंदर पीछे, सारे हिंदी और इंग्लिश में कंटेंट लाना और कंटेंट रेडी करना, बट आई एम सर्टेन कि ये सब चीजें आपको जरूर ही हेल्प करेंगी एंड आप एग्जाम में पॉलिटी में फ्लाइंग, सिर्फ पॉलिटी ही नहीं, जो भी आपके, जस्ट अ मिनट, यस, जो भी आपके जो भी आपके इम्पोर्टेंट एरियाज है जैसे कि एग्जाम के, उनके सारे PYQs यू विल डू हियर और सब करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।